आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रकरण। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड, और प्रक्रम का क्या होता है? प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जो ये चैप्टर है, इसको जैव प्रौद्योगिकी, यानी पहले तो ये पाठ का नाम है, यानी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो हम सिद्धांत तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या, उसके बाद सिद्धांत देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले इसकी कुछ जनरली चीजों को हम क्या कर लें, जान लें। जैसे बेटा, क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी? अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मान लो बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रक्रम क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि जो ये जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम, ये शब्द दिया किसने था? एक एक पॉइंट को समझते हैं कि जैव प्रक्रम शब्द दिया किसने था। तो याद कर लेना कि जैव प्रक्रम शब्द जो है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल अर्के, उन्होंने दिया था। यानी कोई पूछे कि ये शब्द किसने दिया था, यानी बायो टेक्नोलॉजी वर्ड दिया किसने था? तो ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? कार्ल अर्के। इन्होंने क्या किया था? जैव प्रक्रम शब्द दिया था। अर्के, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको अर्के, यहाँ पे अर्के में यहाँ पे ई कर दो, अर्के, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई। अब हम सीधे देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या। तो एक बात समझो कि जैव प्रौद्योगिकी जो है, एक तरह से अगर हम देखें बायोटेक्नोलॉजी जो है बेटा, तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो है, ध्यान देना, बायोटेक्नोलॉजी जो है ये जीव विज्ञान का क्या है? शाखा है। क्या है? जीव विज्ञान का। जैसे देखो, अभी इंटर के बाद से आप देखते हो कि बच्चे जो हैं जब इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो आगे बीएससी करते हैं। तो बीएससी करते हैं तो या तो बीएससी वो जो है जूलॉजी से करते हैं या बॉटनी से करते हैं, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी दोनों क्या है? जीव विज्ञान का क्या है? शाखा है। या तो आपने देखा होगा कि नर्सिंग कोर्स करते हैं, नर्सिंग कोर्स भी किससे आधारित है? वह भी जीव विज्ञान का शाखा है। या तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं नीट की तैयारी करते हैं और नीट के बाद से एमबीबीएस करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो वह भी किसका शाखा है? जीव विज्ञान का ही शाखा है। या कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि माइक्रो बायोलॉजी से क्या करते हैं? आगे की डिग्री हासिल करते हैं। जैसे आपका जो है कि आप चाहोगे तो आपका ट्रेड इंटर के बाद से अगर डिग्री लेना चाहते हो तो आप माइक्रो बायोलॉजी से भी पढ़ सकते हो। उसी प्रकार से कुछ बच्चे जो है ना बायोटेक्नोलॉजी से भी क्या करते हैं? डिग्री लेते हैं। तो
तो ये क्या है, जीव विज्ञान का एक शाखा, पहली बात। अब हम देखेंगे कि भाई बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका वास्तविक परिभाषा क्या है। बायोटेक्नोलॉजी, तो देखो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, यहां ध्यान देना, बायो शब्द है, ये क्या है, बायो, और यहां पे क्या है, टेक्नोलॉजी। बायो पहले तो हम समझेंगे, बायो मीन्स होता है, या जैव माने क्या होता है, जीव। जीव का मतलब क्या, सजीव जीव। क्या होता है, सजीव जीव। तो अगर हम बायो को देखते हैं तो बायो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सजीव। अब सजीव में कौन कौन आ जाते हैं बेटा, तो सजीव के अंदर पादप भी आ जाते हैं, क्या आते हैं, पादप। जन जीव भी आ जाते हैं, क्या आते हैं, जीव भी आ जाते हैं। सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं, क्या आते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है ना, सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये तो सजीव में आ गए। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बेटा तकनीक। क्या होता है, तकनीक। और तकनीक किसको कहा जाता है, प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रक्रिया। यानी अगर हम इसको टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो इसका क्या हुआ, टेक्नोलॉजी किससे बना है, तकनीकी से बना है। और तकनीकी का मतलब क्या होता है, तकनीकी क्या होता है, प्रक्रिया। वो तकनीकी क्या होता है, प्रक्रिया होता है। यानी किसी कार्य को करने के लिए जो एक नई प्रक्रिया को अपनाया जाता है वो क्या कहलाता है, तकनीकी कहलाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रक्रिया। इसका क्या हो जाएगा, प्रक्रिया। अब इससे दोनों से जो है ना, इन दोनों को हम देखते हैं। जब इन दोनों को देखोगे तो आपको इससे जो है एक परिभाषा निकल रहा है। ये हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया, ध्यान देना इधर, परिभाषा आपको रटना नहीं है, परिभाषा को साथ ही साथ याद करना है। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको परिभाषा समझा दूंगा। मैंने कहा कि इसको अगर हम क्या करते हैं, दोनों को बायो टेक्नोलॉजी को देखें, बायो का मतलब क्या होता है, सजीव, और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। प्रक्रम का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया होता है। तो अब एक बार बताओ, यहां सजीव और यहां क्या आया, प्रक्रिया। इसी से परिभाषा इसके निकालो। यानी ऐसी प्रक्रिया, ध्यान देना, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सजीवों का उपयोग करके मानव कल्याण के लिए क्या किया जाता है, उपयोगी उत्पाद का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रक्रम कहते हैं। मैंने क्या बताया, ऐसी प्रक्रिया, देखो यहां से, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्म जीवों को उपयोग करके और किसके लिए बनाया जाता है, मानव कल्याण के लिए उपयोगी उत्पाद का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रक्रम कहते हैं। या इसका, ये तो मैंने यहां से तोड़ मरोड़ के बनाया। अब इसका एक और वास्तविक परिभाषा लाते हैं। अब हम सीधे लिखेंगे, ध्यान देना, यहीं से जो मैं परिभाषा बताया हूं उसी में जोड़ लो। जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान देना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का उपयोग करके, ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का उपयोग करके एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से मानव कल्याण के लिए जो उपयोगी उत्पाद का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रक्रम कहते हैं। बात समझ में आ गई, परिभाषा याद रहेगा। तो आपने क्या देखा यहां पे, हमने यही तो बताया कि जिस प्रक्रिया में क्या कहता है, सजीव वस्तु को लिया जाता है। सजीव वस्तु में कौन, या तो पादप हो, जीव हो या सूक्ष्म जीव। और इनसे किसके लिए, हम अपने उपयोग के लिए, अपने कल्याण के लिए जिन उपयोगी उत्पादों का निर्माण करते हैं वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था
दूध से दही का निर्माण करना। अब आप देखते हो कि दूध से दही के निर्माण में किस बैक्टीरिया को लिया जाता है? लैक्टो एसिड बैक्टीरिया को लिया जाता है। और ये लैक्टो एसिड बैक्टीरिया को लेकर क्या किया जाता है? दूध से क्या बनाया जाता है? दूध से दही का निर्माण किया जाता है। यानी आपने क्या देखा बेटा कि हम दूध में क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों के उपयोग से। सूक्ष्म जीव कौन है? लैक्टो एसिड बैक्टीरिया है। और इसका उपयोग करके दही का निर्माण करते हैं। जो ये दही का हम निर्माण कर रहे हैं बेटा, जो हमने क्या किया, यहां पे जो हमने दही का निर्माण किया, ये दही का निर्माण क्या कहलाएगा? ये हमारे लाभ के लिए होता है ना दही का निर्माण। तो ये दही का निर्माण क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। तो यही तो क्या है, क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अब चूंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है दो तरह से होता है। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। अब हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का प्रकार। देखो बायोटेक्नोलॉजी जो होता है बेटा, ये निम्न दो प्रकार से होता है। एक को कहा जाता है, ध्यान देना, एक को कहा जाता है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओल्ड बायो टेक्नोलॉजी। और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से तात्पर्य है प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। और दूसरा होता है मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजी। इसको कहा जाता है, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। क्या होता है? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। ध्यान देना बेटा, हमने बताया क्या कि ये जो जैव प्रौद्योगिकी की जो प्रक्रिया है ये दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है वह क्या होता है? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी होता है। और दूसरा क्या होता है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी होता है। ओल्ड क्या है? यानी प्राचीन काल से ही इस तकनीकी का क्या कहता है? उपयोग होता चला आ रहा है। इसमें होता क्या है ओल्ड वाले में, यानी इसमें जो है सजीवों के माध्यम से, जो सजीव होते हैं, सजीवों से प्राकृतिक यानी उन सूक्ष्म जीवों को या सजीवों को जो, अरे इसमें यही नहीं बताया गया कि इसमें क्या होता है, बायो में क्या किसका उपयोग किया जाता है? सजीव आते हैं। तो सजीव क्या हो सकते हैं? पादप भी हो सकते हैं, जीव भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। तो मान लिया गया कि जो ये प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी है, ये जो प्रक्रिया है बेटा, इसमें क्या किया जाता है कि प्राचीन काल से ही किसका उपयोग होता है? सूक्ष्म जीवों का प्राकृतिक रूप से उपयोग करके और मानव कल्याण के लिए उत्पाद का क्या कहता है? निर्माण किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। बताया गया कि इसमें जो है, इसमें यही बताया गया कि सजीवों को प्राकृतिक रूप से
प्रयोग करके, यानी इसमें सजीवों को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाया जाता है। जैसे वो सूक्ष्म जीव जैसे मिल रहे हैं उसी तरह से उन्हें लेकर अब उनसे जो है मानव कल्याण के लिए क्या बनाया जाता है? उत्पाद बनाया जाता है और उसका क्या होता है? उपयोग किया जाता है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में क्या सुना? दूध से दही का निर्माण होना, तो एक एग्जाम्पल तो ये भी यहां आ जाएगा, ये भी आ गया। दूसरा जो है आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डबल रोटी, एनसीईआरटी में दे रखा है डबल रोटी। डबल रोटी यानी ब्रेड का निर्माण किससे हो रहा था? कवक से हो रहा था ना। उसके बाद से इडली डोसा का निर्माण किससे हो रहा था? कवक से हो रहा था। तो यानी हमने ब्रेड को बनाने में, चाहे प्राचीन काल का मतलब ये नहीं पुराने जमाने से चला रहा है, अभी भी जो पुराने पद्धतियों से चलाया जा रहा है, यानी केवल डायरेक्ट उनका प्राकृतिक रूप से उन सजीवों का क्या किया जाता है? उपयोग करके उत्पाद का निर्माण किया जाता है। तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम लिख सकते हैं कि ब्रेड का निर्माण, उसके बाद से क्या? इडली डोसा का निर्माण, अल्कोहल का निर्माण, किसका? शराब बनाया जाता है सूक्ष्म जीवों से। इसके बाद से आप लोगों को बताया गया था प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किससे बनाया जाता है? सूक्ष्म जीवों से। और एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करने के लिए, जो हमारे शरीर में वायरस जाते हैं, तो अभी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इसके बाद से ड्रग्स बनाने में भी क्या किया जाता था? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता था। तो ये जितने भी हैं, चाहे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ब्रेड का बनना, इडली डोसा का बनना, अल्कोहल का बनना, ठीक है ना, ये सब किसमें आते हैं? ड्रग्स का बनना, एंटीबायोटिक्स का बनना, ये सब किसमें आते हैं? प्राचीन। यानी आप इसमें लिख लेना, एक लाइन के लिए आप सीधे लिख लेना कि इसमें सजीवों का प्राकृतिक रूप से उपयोग करके क्या किया जाता है? उत्पाद बनाया। याद रहेगा ना? लिखना पड़ेगा सजीवों को प्राकृतिक रूप से ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको बता दिया गया बेटा? इसमें यही तो बताया गया, इसमें तो यही बताया गया, दही का निर्माण, ठीक है ना, दही, उसके बाद से क्या बताया गया? ब्रेड, अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, और आपको क्या बताया गया? ड्रग्स बताया गया, ड्रग्स आदि, ठीक है ना। ये किसके उदाहरण हो गए? प्राचीन। तो ये मिल गया। अब आता है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। अब जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है बेटा? यानी मैंने आप लोग पिछले लेक्चर में ही पढ़े थे कि जैसे जब इनको बड़े पैमाने पर बनाने के लिए क्या किया जाता है? उद्योग धंधों, जो उद्योग क्या है? उद्योग स्तर पर तैयार किया जाता है। और उद्योग स्तर पर कैसे तैयार किया जा रहा था? पिछले चैप्टर में आपने देखा था, तो किण्वन विधि द्वारा तैयार किया जाता था। उसमें बड़े बड़े बर्तनों में क्या किया जाता था? इनको बनाया जाता था। तो इसको भी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वही जो उद्योग धंधे हैं उसमें किण्वन विधि से क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। क्योंकि हमको इस चैप्टर में इसको बहुत नहीं पढ़ना है, ये तो सिंपल सा, मेन हमें इसी के बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है। ध्यान रखना, तो मेन अध्ययन आपको क्या करना है? इसमें करना है। इसमें बताया गया कि प्राकृतिक रूप से उपयोग करके उत्पाद बनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो सजीव होते हैं ना, जो सजीव होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके अनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन, यानी उनके अनुवांशिकता में क्या कहता है? अनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन लाया जाता है। और परिवर्तन लाकर उत्पाद आएगा। बेटा एक बार दोबारा सुनते हैं। इसमें यही बताया गया कि इसमें क्या किया जाता है?
जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है इसमें होता क्या है कि सजीवों के आनुवांशिक लक्षण में क्या कहता है, परिवर्तन करके यानी कृत्रिम रूप से मानव द्वारा क्या कहता है, उत्पाद का निर्माण किया जाता है। इसमें मानव द्वारा नहीं किया जाता है, दूध से दही बनाया जाता है तो मानव द्वारा किया जाता है। वह सारे क्या होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से होते हैं। हम प्रयोग जरूर करते हैं, उनका उपयोग जरूर करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं। दूध से दही का बनना और वहां बैठ के हम नहीं करते चल दही बन जा, ऐसा तो हम करते नहीं। वहां पे क्या होता है, केवल हम क्या करते हैं, जामन को डाल देते हैं, बाकी जो है ना वो प्राकृतिक रूप से जो क्या होता है, लैक्टोएसिड बैक्टीरिया होता है, वो अपना कार्य कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 1 मिनट में आप समझ जाओ, इसमें यही बताया गया कि जो सजीव होते हैं उनके आनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन लाया जाता है। यानी इनमें क्या होता है, सजीवों में जो होता है सजीवों में आनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन लाया जाता है। ध्यान देना, मैंने क्या बताया एक बार फिर ध्यान सुनो। मैं यही बताया कि इसको मैं दोबारा लिख दिया हूं ताकि आपको आसान हो जाए। मैं यही बता रहा हूं कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में क्या जाता है कि सजीवों के आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन लाकर मानव कल्याण के लिए उपयोगी उत्पाद का क्या जाता है, निर्माण किया जाता है। अब भाई यहां पे आ रहा है कि सजीवों के आनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन लाकर मतलब क्या कि यानी उसमें कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों में क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से उनके अंगों में दूसरे अंग को जोड़ना, क्या कहते हैं, जोड़कर क्या कहता है, उत्पाद का निर्माण किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। अब इसको समझने के लिए जो है मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। आप लोग शुगर रोग जानते हो, शुगर क्या है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इंसुलिन का नाम सुने हो, इंसुलिन एक प्रकार क्या होती है, हार्मोन्स होती है, ठीक है ना। सबसे पहले ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं, एंजाइम कह सकते हो, ठीक है ना। प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या, हार्मोन्स क्या है, प्रोटीन प्राकृतिक क्या होता है। सबसे पहले आप इसमें से कितने लोग जानते हो कि शुगर रोग क्या होता है, कोई जानता है? इस आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसको पढ़ना तो बाद में है ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूं। आप लोगों ने शुगर रोग सुना है, डायबिटीज जो है आज आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा फैलने वाला बीमारी है, और ये अपना पांव जो है ये दुनिया में बड़ी तेज़ी से क्या कर रहा है, फैला रहा है, और हर साल इस बीमारी से कई लाख लोगों की मौत भी होती है। क्योंकि शुगर होता क्या है, तो शुगर होता क्या है कि जब जो हमारा ब्लड है और ब्लड के अंदर क्या होती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, यानी शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उनको ग्लूकोज प्राप्त नहीं होता है, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है, तो वह कोशिकाएं क्या होने लगती हैं, मरने लगती हैं। अगर उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिला, ऊर्जा नहीं मिला, तो वह कोशिकाएं मरेंगी, तो हमारी भी क्या होगी। अब समझने का प्रयास करते हैं शुगर होता कैसे है। जैसे जो ये हमारा क्या है, शरीर है, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो है हमारे शरीर या हमें जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। पीछे वाले बच्चे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की। और
हमारा शरीर का निर्माण किससे हुआ है? छोटे छोटे कोशिकाओं से। तो उन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा। यानी हमारा ऊर्जा, हमें अपना ऊर्जा लेने का मतलब क्या है? कोशिकाओं को ऊर्जा देना। और ऊर्जा होता क्या है? एटीपी। एटीपी से प्राप्त होता है ऊर्जा। अब चूंकि आप जानते हो कि हमारा शरीर जो है छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, और हमारे शरीर के जो है ना, जो एक अंग है, एक ग्रंथि है, जिस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। वहां से एक हार्मोन से रिलीज होती है, यानी अग्नाशय ग्रंथि से जो बेटा, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि में जो कोशिकाएं होती हैं, यानी अग्नाशय ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? एक हार्मोन्स का स्राव होता है, एक हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिस हार्मोन्स का नाम क्या होता है? इंसुलिन होता है। ये इंसुलिन का हार्मोन्स है। हार्मोन्स। और जानते हो कि जो भी हार्मोन्स होता है वह कैसा होता है? प्रोटीन प्रकृति का होता है। हार्मोन्स कैसा होता है? प्रोटीन प्रकृति का होता है। और ये करता क्या है, इसको समझने के लिए ध्यान रखना। मैंने बताया कि हमारे शरीर को, पहले एक चीज बताओ कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती कहां से है? भोजन से होती है। भोजन से क्यों नहीं होती है? उसमें क्या होता है कि जब जो है श्वसन क्रिया से हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान देना। यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, या जब हम खाना खाते हैं, खाना मान लेते हैं रोटी खाते हैं, तो जब हम रोटी खाते हैं तो हमारे रोटी के अंदर क्या होता है? मंड होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च समझते हो ना? और स्टार्च जो होता है वह हमारे शरीर के अंदर जाता है कि नहीं जाता है? अब आप बताओ, हमने मान लो कि भोजन हमने किया, क्या किया? भोजन किया। ये हमने भोजन किया, और भोजन में क्या लिया? रोटी। क्या ले लिया? रोटी। रोटी के अंदर क्या था? स्टार्च था, यानी मंड था। और मंड बना किससे होता है बेटा? मंड बना किससे होता है? तो मंड जो बना होता है वह लगभग जो है 300 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। 300 ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? शर्करा। 300 ग्लूकोज से मिलकर क्या होता है? बना होता है। यानी एक प्रकार का क्या होता है? शर्करा होता है। शर्करा। अब ध्यान देना, जब हम भोजन को क्या करते हैं? निगलते हैं, रोटी को खाते हैं, तो रोटी क्या होता है? उसकी पाचन क्रिया होती है। क्या होती है? पाचन। और पाचन क्रिया में वो रोटी क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? टूटता जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वो बटता है। अब जैसे जब छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, तो मान लो कि ये स्टार्च ही तो बट रहा है, तो ये इसका, और स्टार्च बना किससे है? ग्लूकोज से। किससे बना है? तो अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो वो किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। और जब ग्लूकोज में बदलने के बाद से वह किस में? जब पाचन क्रिया हो गया, तो पाचन क्रिया होने के बाद से हमारा भोजन कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? वह भोजन जो है जब पच जाता है, तो पचने के बाद से ये ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ब्लड में। और जब ब्लड में जाता है तो ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं ये हमारा शरीर है, ये क्या है? हमारा शरीर है, और ये हमारी क्या है? कोशिका है। ये क्या है? कोशिका है। मैंने बताया कि हमने भोजन, रोटी खाया, रोटी खाने के बाद से उसका क्या हुआ? पाचन हुआ, और जो मंड है वो किसमें टूटा? किसमें टूटा?
ग्लूकोज में शर्करा में टूटा, और शर्करा में टूटने के बाद से वह हमारे ब्लड में क्या हो गया, हमारे रक्त नलिकाओं में चला गया। जैसे ये हमारा रक्त नलिका है और इस रक्त नलिका में क्या कर गया, ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, रक्त नलिका है, और इस रक्त नलिका में ये क्या हो गया, मिल गया। क्या हो गया, मिल गया। कौन मिल गया, ये हमारा क्या है, रक्त नलिका है। ये क्या है, रक्त नलिका है। और इस रक्त नलिका में भोज्य पदार्थ जो हमने खाया, उस भोज्य पदार्थ की जो शर्करा था, वह शर्करा क्या है, ऐसे घुला हुआ है। ये क्या है, शर्करा घुला हुआ। अब होता क्या है, जो हमारे शरीर के, जो हमने बताया कि जो हमारे शरीर में अग्नाशय जो होती है, अग्नाशय के अंदर, यानी अग्नाशय को अंग्रेजी में कहा जाता है पेनक्रियास। जो पेनक्रियास है वहां से एक हार्मोन रिलीज होती है, जिस हार्मोन का नाम क्या होता है, इंसुलिन नाम होता है। तो ये इंसुलिन क्या करता है बेटा, ध्यान देना, ये इंसुलिन क्या करता है कि जब इसमें क्या आया, शर्करा का मात्रा बढ़ा, तो ये क्या करता है, इन शर्करा को लेकर, ये इंसुलिन क्या करता है, इन शर्करा को लेकर और इन कोशिकाओं के पास क्या करने लगता है, भेजने। तो अब कोशिकाओं को ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कौन करा रहा है, इंसुलिन करा रहा है। अब कोशिकाओं में जा रहा है, और आप जानते हो कि ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर जब हम ब्लड, एक तो हमारा उसमें ग्लूकोज भी चला गया, ये क्या है, ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है यानी शर्करा। और इसी में जब हम सांस लेते हैं, जब हमारी लाल रक्त कणिकाएं जो हैं फेफड़े में साफ होती हैं, और जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो लाल रक्त कणिकाओं के अंदर ये क्या होती है, उसमें एक खूबी ये होती है कि वह लाल रक्त कणिकाएं जो हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, साथ ही साथ जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्या रखती है, क्षमता रखती हैं। तो जैसे हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान उस समय क्या होता है कि अब हमारा फेफड़े में हमारा ब्लड साफ हो रहा है, बेचारे लाल रक्त कणिकाएं नहा धो के एकदम तैयार हैं, तब तक ऊपर देखते हैं तो उनको क्या नजर आता है, ऑक्सीजन नजर आता है। तुरंत ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और सोख कर फिर ब्लड के साथ भागते हैं, और जब ब्लड में आते हैं ग्लूकोज से इनका क्या होता है, संपर्क होता है। तो संपर्क होता है, तो ग्लूकोज के संपर्क होने के बाद से क्या होता है, वह तुरंत ग्लूकोज को किस में तोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में तोड़ते हैं, और ये तोड़ने के साथ वो ऊर्जा क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, यानी उसमें 27 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और वही ऊर्जा हमारे शरीर को क्या करता है, कार्य करता है। हम ऊर्जा के माध्यम से ही कार्य करते हैं, और जब ऊर्जा के माध्यम से हम कार्य करते हैं, अगर मान लो कि हमारे शरीर में ऊर्जा ही ना मिले तो हमारा शरीर कार्य करेगा, और जब हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा, इसका मतलब हम जिंदा नहीं। बात समझ में आया? तो कैसे होता है ग्लूकोज, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है। जैसे आप लोगों को समीकरण मैंने बताया था, याद है किसी को, क्या बताया था, ये मैंने एग्जांपल बताया था C6H12 और क्या बताया था O6, और ये क्या करता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है, किसकी उपस्थिति में, ये क्या है, ग्लूकोज, ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। और ये क्या हो गया, मैंने बताया कि जो हमने रोटी खाया, रोटी किसमें टूटा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज से टूट के किसमें आया, रक्त नलिका में, और रक्त नलिका में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो जब दोनों ये एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये मिलकर क्या कर देते हैं बेटा, ये तुरंत जो है ग्लूकोज को फिर ये ऑक्सीजन किस में तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तोड़ देता है। यानी ये सीधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस जल में क्या करता है, तोड़ता है। तो अब और इन दोनों को तोड़ने की वजह से इससे क्या होता है, ऊर्जा प्रदान होता है। क्या होता है, ऊर्जा प्रदान होता है। ये जब टूटता है तो इससे जो है ना 38 एटीपी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और यही ऊर्जा जो है हमारे शरीर के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को, जैसे बोलना, दौड़ना, चलना, जितने भी कार्य होते हैं, यही एटीपी क्या करता है,
ऊर्जा देता है और इसी ऊर्जा से हमारा शरीर क्या करता है? समझ में आया? ये आपके भोजन में क्या था? जो स्टार्च था किसमें टूटा था? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किससे संपर्क में आया? ऑक्सीजन के। तो किसमें टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में। और टूटा तो क्या किया? ऊर्जा दिया। और ऊर्जा देने के बाद से हमारा शरीर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो हमने क्या बता दिया कि जब ये आता है तो अब यहाँ से ब्लड में मिला रहता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या करता है? सीधे जो है इनको किनके पास भेजता है? कोशिकाओं के पास भेजता है। ये सीधे कोशिकाओं के पास क्या करता है? भेजता रहता है। और जब कोशिकाओं के पास भेजता है बेटा, तो जब ये कोशिकाओं के पास जाते हैं तो जाने के बाद से अब यहाँ इनके साथ क्या होता है? ऑक्सीजन भी तो होता है। तो ये ब्लड कोशिकाओं के साथ ऑक्सीजन भी तो पहुंचता है। तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये क्या करते हैं? ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में किसमें छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में। और हमारे कोशिकाओं को क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं, जिससे हमारा ऊर्जा क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, यही होता है। अगर मान लो, यहां पे ध्यान देना, अगर मान लो कि ये जो इंसुलिन है, अब शुगर रोग होता कैसे है? तो ध्यान देना, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, चाहे यहाँ पे जितने लोग हैं, या मान लो इस समय कितना बज रहा है? 11 बज रहा है। अभी अचानक 11 बजे अचानक ऐसा हो जाए कि इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं और सबका क्या हो जाए? इंसुलिन ही खत्म हो जाए। ऐसा होगा नहीं, कहीं हो सकता है। मान लो सबका इंसुलिन क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इंसुलिन खत्म हुआ तो इंसुलिन खत्म होगा तो इसके शर्करा को कोशिकाओं के पास भेजेगा? नहीं भेजेगा। तो कोशिकाओं को क्या होगा? ऊर्जा नहीं मिलेगा, अफरा तफरी का माहौल मच जाएगा। अगर ज्यादा समय तक ऊर्जा नहीं मिला तो क्या होगा? सबकी मौत होना। और उसमें जो है पूरी दुनिया के पृथ्वी पर सारे लोगों को हो गया, इसमें से एक व्यक्ति कोई ऐसा रहा जिसका क्या हो गया? उसके शरीर में क्या बन रहा है? इंसुलिन बन रहा है। कोई एक व्यक्ति था जिसके शरीर में क्या हो रहा है? इंसुलिन बन रहा है। अब यानी उस व्यक्ति के अग्नाशय में क्या हो रहा है? अग्नाशय ग्रंथि किस हार्मोन का निर्माण कर रही है? इंसुलिन का निर्माण कर रही है। अब ऐसे परिस्थिति में क्या वह पूरे व्यक्तियों को इंसुलिन दे सकता है? नहीं दे पाएगा। उसके शरीर से पूरे लोगों को इंसुलिन देना संभव हो पाएगा? नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है? उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। डॉक्टर या वैज्ञानिक क्या करते हैं? उनको पकड़ेंगे, पकड़ के क्या करेंगे? दोनों हाथ को ऊपर रख दबा देंगे और उनके जो है ना अग्नाशय से क्या करेंगे? उनके अग्नाशय से कोशिका को निकालेंगे। अग्नाशय कोशिका को क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। और निकाल कर आप क्या करेंगे बेटा? अग्नाशय से जिसमें से अब उस अग्नाशय कोशिका के अंदर क्या बन रहा है? इंसुलिन हार्मोन्स बन रहा है। और हार्मोन्स क्या होता है बेटा? मैंने बताया कि जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है? एक प्रोटीन प्रकृति का होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे प्रोटीन प्रकृति की होती है। अब जो है प्रोटीन को बनाता कौन है? आप लोग बताओगे? मैंने बताया, पहले एक चीज यहां समझ लेते हैं। मैंने बताया कि इस व्यक्ति को पकड़ा गया और इससे निकाला गया, और निकालने के बाद से ये निकला तो इसमें क्या था भाई? इनके कोशिका में क्या था? इंसुलिन था। क्या था? इंसुलिन था। और इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है। और हार्मोन्स क्या होता है? प्रोटीन प्रकृति का होता है। हार्मोन्स क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण बेटा ध्यान रखना, डीएनए का एक छोटा भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जीन। जो डीएनए होता है, डीएनए का जो है
छोटा भाग होता है क्या, जीन। और जीन क्या करता है, आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, आरएनए। और आरएनए क्या करता है बाद में, यानी डीएनए क्या करेगा, डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या होता है, जीन। जैसे ये डीएनए है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएनए है, ठीक ना, ये हमारा डीएनए है। तो डीएनए का ये वाला पूरा भाग नहीं, ये सब डीएनए है, लेकिन केवल इतना ही भाग क्या है, जीन। क्या है, जीन। अब इस ये जीन क्या करता है भाई, ये जीन क्या करता है, आगे चलकर किसका निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण करता है। और वही आगे चल के आरएनए किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हमने क्या किया, हमने तो यहां पर इनका निकाल लिया, और निकालने के बाद से अब क्या करेंगे, इनको निकाल कर इनके जो ये कोशिका है ना जिसमें इंसुलिन का निर्माण हो रहा है, उस इंसुलिन को क्या करेंगे, कॉपी करके बढ़ाएंगे। क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, कोशिका निकाला जाएगा और इसको करोड़ों कॉपी बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, अब कैसे बनाया जाएगा इस चैप्टर में आगे आपको वो पढ़ना है, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। अब करोड़ों लोगों की कोशिकाओं को क्या किया जाएगा, ये इनके कोशिकाओं को निकाल कर उससे क्या किया जाएगा, जिनमें इंसुलिन बन रहा है उससे कॉपी किया जाएगा। और कॉपी करके अब करोड़ों जब तैयार हो गए तो उनको इंजेक्शन में इंसुलिन को ले लेकर और उन कोशिकाओं को क्या किया जाएगा, जितने लोगों के इंसुलिन नहीं बन रहा है उनके शरीर में प्रवेश कराया जाएगा। अब जब ये उनके अंदर प्रवेश करेंगे तो उनके आगे जाकर हम ये क्या करना चालू कर देंगे, इंसुलिन बनाना चालू कर देंगे। दूसरा प्रक्रिया ये होता है कि एक तो प्रक्रिया ये हुआ कि उसी को कॉपी करके, दूसरा प्रक्रिया क्या होता है कि हमने क्या किया कि मानव का जिसके अंदर क्या था, इंसुलिन बन रहा था, उस इंसुलिन वाले कोशिका को लिया और उस कोशिका को लेकर उसके जो जीन था ना, उस जीन को काट के, और एक छोटा सा जीव होता है बेटा, एक छोटा सा जीव होता है, जीवाणु होता है जिसका नाम होता है ई कोलाई। क्या नाम होता है, ई कोलाई। अब इस ई कोलाई को हम क्या करेंगे, लेंगे। क्या करेंगे, ई कोलाई को लेंगे, और ई कोलाई को लेने के बाद इनके जो जीन है ना, और इसका ये जीन क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। जीन क्या है, अनुवांशिक। डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। मैंने बताया था कि जो ये आप देख रहे हैं केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ होता है। वो अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए, आरएनए, जीन, प्रोटीन, यही बताया गया था ना। तो भाई ये जीन क्या है, और डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। अब इनके अनुवांशिक पदार्थ को क्या किया जाएगा, ई कोलाई के अनुवांशिक जो पदार्थ है, जो जीन है, उसके जीन से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और जोड़कर और क्या किया था कि इनको एक पोषणी माध्यम में जो है, जैसे यहां पर पोषणी माध्यम को डाल दिया गया, और पोषणी माध्यम में डालकर और क्या किया था, इनकी संख्या को जैसा इसमें डाला गया ना, तो मान लो कि यहां पर ये क्या किया गया, ई कोलाई को लाकर डाल दिया गया। अब ये ई कोलाई जो है, इसमें किसका, अग्नाशय कोशिका जुड़ा हुआ है, मानव का। और ई कोलाई में जो है ना, इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखना। हमने क्या किया, उसका जो है ना डीएनए को काट दिया, और किसके डीएनए को जोड़ दिया, जो ये अग्नाशय, मनुष्य के अग्नाशय कोशिका को निकाला गया था, उसको लाकर इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इसको पोषणी माध्यम में ई कोलाई को हमने क्या कर दिया, डाल दिया। जब पोषणी माध्यम में डालोगे तो जानते हो कि जीवाणु जो है अपनी संख्या को क्या करने लगते हैं, गुणन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, गुणन। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ई कोलाई जो है अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ाना चालू कर देगा। ये क्या करेगा, बढ़ाना चालू कर देगा। ऐसे अपनी संख्या को बढ़ाकर ये क्या कर लेगा, बहुत सारे यहाँ पर ई कोलाई का निर्माण कर लेगा। लेकिन ये ई कोलाई कौन होंगे, जिनके अंदर इंसुलिन का निर्माण। अब इससे क्या किया जाता है, उद्योग स्तर पर ऐसे ही प्रक्रिया को अपनाकर इंसुलिन को क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और वही इंसुलिन का इंजेक्शन जो है, जितने डायबिटीज के मरीज हैं, देखना अपने पेट के अंदर लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ना, ये जो है
प्रौद्योगिकी स्तर पर इन जीवाणुओं के अंदर क्या किया जाता है, उसके डीएनए, उसके आनुवंशिक पदार्थ को चेंज करके ये बनाया जाता है और वही लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, आराम मिलता है, उनके शरीर में क्या होने लगता है, इंसुलिन बनने लगता है। अब मैंने ये बताया था, यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दिया था, आप लोगों को शायद ध्यान नहीं दिए। मैंने कहा कि मान लो कि जब सब लोगों के शरीर का इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, या सिंपल सी बात मान लो कि जैसे शुगर रोग है क्या, मान लो कि भाई हम जिसके शरीर में क्या कर रहा है, एक दो आपने देखा कि ये क्या करता है कि जो इसके अंदर क्या जाता है, शर्करा जाता है, जो शुगर जाता है, ये शुगर के लेवल को घटाने का काम करता है। यानी जैसे इसमें आ रहा है तो इंसुलिन क्या कर रहा है, ये निकाल किनके पास से भेजता जा रहा है, कोशिकाओं के पास भेजता जा रहा है। तो जब कोशिकाओं के पास भेज रहा है तो ब्लड से शर्करा की मात्रा घट रही है कि नहीं घट रही है, घट रही है ना। अब इंसुलिन ही बनना बंद हो गया, तो जब इंसुलिन बनना बंद होता है तो सबसे पहले क्या होगा, जब इंसुलिन बनना बंद होगा तो ये जो शर्करा है, ये इसमें इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब बढ़ती है कैसे, जैसे मान लो ऐसा थोड़ा है कि इंसुलिन बनना बंद हो गया तो खाना खाना छोड़ देंगे, हम तो खाना खाएंगे और जितने बार खाना खाएंगे उतने बार क्या होगा, ग्लूकोज जाएगा, और ग्लूकोज जा जाकर यहाँ पर अपनी संख्या को क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। अब पूरे ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ रही है, तो शर्करा का मात्रा बढ़ते बढ़ते वो सीरा के रूप में हो जाएगा। सीरा समझते हो, अरे चाशनी देखे हो जिसमें ये क्या नाम है, हाँ जलेबी छाड़ा जाता है, डाला जाता है, उसको मीठा करने के लिए पाक बनाया जाता है, या लालमोहन वगैरह लोग खाते हैं, देखे हो ना। तो जब ब्लड उतना गाढ़ा हो जाएगा, जब ब्लड उस तरह से गाढ़ा हो जाएगा चाशनी की तरह से, तो आप एक बात बताओ, ये ब्लड की क्या हो जाएगी, जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी कि नहीं। जो तेजी से ब्लड हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवाह होता है, वो तेजी से हो पाएगा, नहीं होगा। और जब तेजी से प्रवाह नहीं होगा तो कोशिकाओं के पास जो ऑक्सीजन समय से पहुंचता है वह समय से पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। दूसरा काम क्या होगा, एक तो इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है तो कोशिकाओं के पास कौन नहीं जा रहा है, शर्करा नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा है। तो जब शर्करा और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ऐसे स्थिति में कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ब्लड का गाढ़ा होना, कोशिकाओं के पास शर्करा को न पहुंचना, ऑक्सीजन को की मात्रा कम पहुंचना, ऐसे परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, शुगर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, शुगर रोग कहते हैं। ये बात याद रख लेना, यानी इसे ही हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मर्स भी कहा जाता है इसको, यानी शुगर रोग भी कहा जाता है। तो क्या हुआ बेटा, इसमें आपने क्या देखा, जब कोशिकाओं के अंदर क्या होगा बेटा, मैंने बताया कि जब ये शर्करा नहीं पहुंचेगा तो कोशिकाएं क्या करेंगी, उनको ऊर्जा मिलेगी। ऑक्सीजन और शर्करा नहीं पहुंचेगा तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनको ऊर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये पहुंचता तो ये इनको किस में तोड़ते हैं, सब ग्लूकोज, इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में तोड़ते हैं, उसके बदले में इनको क्या मिलता, ऊर्जा मिलता। और ऊर्जा मिलता तो उसी ऊर्जा से अपना कार्य करते हैं। और जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे, और कोशिकाएं मरेंगी तो हमारी भी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो ऐसे में बचाने के लिए हमने क्या किया कि इंसान के शरीर से किसको निकाला, इंसुलिन को निकाला, यानी अग्नाशय कोशिका को निकाला, और निकाल के क्या किया, उसका करोड़ों कॉपी बनाया, और कॉपी बनाकर क्या किया, फिर उसको जो है इंजेक्शन के माध्यम से लोगों में डाला, और उनके शरीर में जब हो गया तो उनके शरीर में भी क्या होने लगा, इंसुलिन का निर्माण होने लगा। या दूसरा तकनीकी हमने क्या अपनाया कि जो उस कोशिका का क्या था, जो जीन था, डीएनए था, उसको काट कर निकाला गया, और ई कोलाई के क्या किया गया, क्या कर दिया गया, इसके डीएनए को काट कर और उस डीएनए को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो जोड़कर और इससे जो क्या किया, उत्पाद तैयार किया गया, और ये उत्पाद जो एक बना, और इसी इंसुलिन को दूसरे लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से दिया गया, जिससे उनके शरीर में भी क्या होने लगा, इंसुलिन बनने लगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, जो इस तरह की क्रियाएं की जाती हैं। इसमें आप देख रहे हो कि प्राकृतिक रूप से नहीं किया जा रहा है, कृत्रिम रूप से किया जा रहा है। काटा जा रहा है, लगाया जा रहा है ना,
तो ये इसमें यही तो मैंने बताया था कि सजीवों के अनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन लाया जाता है। हमने ई कोलाई के जो अनुवांशिक लक्षण है इसमें परिवर्तन लाया कि नहीं लाया? तो इसी एग्जाम्पल को मैं समझाना चाहता हूँ। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि शुगर क्या होता है, शुगर वो होता कैसे है, और ये सारी घटना किससे होती है? इंसुलिन के। ठीक है, तो अब हम जो है इसको इतनी आप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सीधे जो है एक परिभाषा आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद से आप लोग छोड़ दीजिए। जैसे यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ क्या कहता है, इसका परिभाषा उसने क्या दिया है। देखो, यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ है, यानी यूरोप देश के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक क्या किया है, एक संस्था बनाया है, यानी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? संघ। और इन्होंने जैव प्रौद्योगिकी का परिभाषा क्या दिया है? तो इन्होंने परिभाषा दिया है कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, ध्यान के नोट कर लेना, कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीव कोशिकाओं व इनके अंग तथा आणविक अनुरूपों का संयोजन है। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? ये संगठन कहना क्या चाहता है? इसका कहना ये है कि सजीवों से उत्पाद लेने के लिए, जैसे सजीव सब मिला जुला कर हम सजीवों से क्या कर रहे हैं? मानव कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। अब इस उत्पाद को बनाने के लिए या तो प्रौद्योगिकी, जो प्राचीन प्रौद्योगिकी स्तर है उसका इस्तेमाल हो रहा है, और नहीं तो सजीवों के आनुवंशिक स्तर में क्या किया जा रहा है? परिवर्तन करके, और हम उत्पाद को क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। तो यही तो इनका क्या करना था? मानना था। किसका किसका मानना था? यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ, यानी इसको EFB कहा जाता है। क्या कहता है? EFB। आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू EFB। EFB का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके बाद से सीधे क्या पढ़ेंगे? इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है ना? सिद्धांत अगले दिन।